ठीक है, रूल क्या है? मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो अगेन अपन ने रूल 3 में पढ़ा कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए कम्युनिकेटेड, और वो कम्युनिकेटेड किसी भी तरीके से हो सकता। कम्युनिकेटेड में भी एक्सप्रेसली और इवन इम्प्लाइडली। वही अपन ने सेंटेंस में लिखा कि एक्सप्रेसली ओरल भी हो सकता, या तो रिटर्न भी हो सकता, और या तो फिर बाय एक्शंस। अगर एक्सेप्टर ने, मतलब ऑफरी ने, इनमें से कुछ भी नहीं किया, ना ही एक्सप्रेसली ना ही इम्प्लाइडली, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना ही एक्सप्रेसली ना ही इम्प्लाइडली, तो इसका मतलब ऑफरी ने क्या रखा है? साइलेंस रखा है। समझा क्या? तो ये साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यू कांट कंसिडर साइलेंस एज एक्सेप्टेंस। तो अब एक रूल जो हमने छोड़ा था ऑफर में, कि ऑफर मस्ट नॉट कंटेन, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म। रुको, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, the non-compliance of which would amount to, ये समझा क्या? the non-compliance of which would amount to, मैंने वो नॉन कंप्लायंस वाली चीज किसके लिए लिखी है? टर्म के लिए। समझा क्या? the non-compliance of which would amount to acceptance of what, of which का मतलब क्या? I am talking about the term. The non-compliance of the term would amount to acceptance। मतलब अगर वो टर्म को मैंने फुलफिल नहीं किया, तो सामने वाला ऑफरर ऐसा मान लेगा कि मैंने एक्सेप्टेंस दिया है, तो ये फोर्सफुली हो गया। रादर एक्सेप्टेंस शुड बी विलफुल, है ना? एक्सेप्टेंस कंसर्न से होना चाहिए, दैट मे बी एसेंट और डिसेंट, वो उसकी इंडिपेंडेंट विल होनी चाहिए। लेकिन अगर इस हिसाब से जाएंगे, इस कंडीशन के हिसाब से, तो इस कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा? जबरदस्ती, फोर्सफुली हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। एज पर द रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस इज नॉट अलाउड दैट द एक्सेप्टेंस बी फोर्सफुल। ये समझा क्या? तो एक्सेप्टेंस के अंदर अगर मेयर साइलेंस है, मतलब जो भी पार्टी एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है, अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, ना ही एक्सप्रेसली ना ही इम्प्लाइडली, तो हम क्या बोलेंगे? मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एंड एग्जैक्टली वैसा ही कुछ रूल ऑफर में पढ़ने मिलता कि ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। समझा क्या? तो जैसे क्या हो सकती कंडीशन इन केस ऑफ एन ऑफर? तो अगेन एक पूरा एग्जांपल, ए इज द ऑफरर, जिसने बी को कुछ ऑफर किया, लेकिन ऑफर करते वक्त उसने उसके अंदर एक कंडीशन डाली। समझा क्या? क्या डाला है? कंडीशन डाला है। बोले अगर तुझे ऑफर एक्सेप्टेड है तो तू रिप्लाई दे देना, लेकिन अगर तूने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ऐसा मान लूंगा कि तूने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। समझा क्या? फिर से, अगर तू ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो मेरे को एक रिप्लाई दे देना। इन केस अगर तेरा कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं क्या मानूंगा? कि यस तेरी हाँ है, मतलब तूने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ये समझा क्या? तो ये दोनों रूल को तोड़ेगा। अगर ऐसा कंडीशन तुमने डाला तो ये दोनों रूल को तोड़ देगा। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बी ये रूल तोड़ेगा एक्सेप्टेंस वाला। कौन सा? मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए ये कौन सा रूल तोड़ेगा? ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस से ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, जो कि गलत है। अगर ऐसी कोई कंडीशन तुम डालते हो ऑफर में तो ऐसी कंडीशन वैलिड कंडीशन नहीं है। ये समझा क्या? तो मान लो ऐसी एक पिक्चराइजेशन कि अपन
ऑफर में है, तो इस ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, इस ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। सर कैसी टर्म नहीं होनी चाहिए? कि जिस टर्म के नॉन फुलफिलमेंट, जिस टर्म के नॉन फुलफिलमेंट, सॉरी, जिस टर्म के नॉन फुलफिलमेंट से ऐसा मान लिया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। समझा क्या? ऐसी कोई कंडीशन या फिर टर्म एंड कंडीशन आप ऑफर में नहीं डाल सकते। ये क्लियर है? पक्का? एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सेप्टेंस अगर वो देखें तो एक्सेप्टेंस में अगर तुमको साइलेंस मिला है, सिर्फ साइलेंस, प्योरली साइलेंस, नो यस नो, इधर नो, समझा क्या? कोई यस नहीं मिला, कोई नो भी नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो तुम उस साइलेंस का कोई मतलब नहीं निकाल सकते। समझा? तुम उस साइलेंस का कोई मतलब नहीं निकाल सकते। क्लियर? पक्का? तो लिखा अपन ने म्योर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब इसके अंदर अपन ने एक और हिंदी स्टेटमेंट लिखा कि मेरी चुप्पी मेरी हाँ नहीं है, ये भी याद रहेगा, ठीक है। और एज पर वन मोर रूल एक्सेप्टेंस के, कि एक्सेप्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं बन सकता। ये समझा क्या? पक्का? एक ऐसी क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से देखो, कि एक ऑफरर है ए, ठीक है, उसने एक लेटर निकाला, लेटर ऑफ ऑफर, मतलब ऑफर करने के लिए लेटर निकाला है, ठीक है। ये लेटर पे उसने कोई नाम नहीं डाला, कोई भी नाम नहीं डाला, तो ये लेटर जाना चाहिए था एक्चुअली बी को, मगर चला गया जेड को। जाना किसको चाहिए था? चला किसको गया? कम्युनिकेशन के रूल्स के हिसाब से, टू होम द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, टू होम द ऑफर इज कम्युनिकेटेड। ये दोनों पार्टीज में से ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको ऑफर कम्युनिकेट हुआ? किसको कम्युनिकेट हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि ये लेटर किसको गया सीधा? देखो अपन थोड़ी दूसरे कलर की लाइन लेते हैं। देखो लेटर किधर गया? जेड को गया। जाना ठीक है, मैं मानता हूं कि वो पहुंचना चाहिए था बी को, लेकिन गया किसको? तो बी को कम्युनिकेट हुआ क्या? तो एक अगेन सवाल, क्या बी इसका एक्सेप्टेंस दे सकता है? बी उसका एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, बिकॉज फर्स्ट रूल, acceptance can only be made by the person to whom the offer is। समझ आया? acceptance can be made only by the person to whom the offer is made। ये क्लियर है क्या? अब इसके बेसिस पे एक केस स्टडी है तुम्हारी बुक्स में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये केस स्टडी का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें से कार्लिल एक लेडी है और ये स्मोक बॉल कंपनी जो क्या बनाती? स्मोक बॉल्स बनाती है, ऐसा। अब इस कंपनी ने एक ऑफर निकाला, ऑफर निकाला, ठीक है। ऑफर उन्होंने जनरल लेवल पे किया, जैसे कि नॉर्मली पॉइंट्स की ऐड आती थी पहले टीवी पर, ओपन ऑफर रहता था, बराबर है ना। तो वैसे ही इस कंपनी ने भी एक ऑफर निकाला, एक स्कीम निकाली। स्कीम में ये बोला कि जो भी हमारे स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करेगा, जो भी हमारे स्मोक बॉल्स कंज्यूम करेगा, अगर उसको कोई डिजीज हुई, अगर उसको कोई डिजीज होती है, तो फिर
उसके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, सारे पैसे वापस, प्लस उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा व्हाटसोएवर अमाउंट, मतलब उसको प्राइस दिया जाएगा, रिवॉर्ड। इतना क्लियर है क्या? स्कीम क्या है कि जो भी हमारे स्मोक बॉल्स कंज्यूम करेगा, और अगर उसको स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बाद में किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, तो बीमारी के वजह से सारे पैसे उसके वापस कर दिए जाएंगे जो भी उससे लिए गए थे, प्लस उसको एडिशनली क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा ऑफर कंपनी ने निकाला। ये क्लियर है? इस लेडी जिसका नाम था कार्लिल, कार्लिल ने एक नॉर्मल सी शॉप पर जाकर यही स्मोक बॉल्स बाय किए, स्मोक बॉल्स बाय किए। समझा क्या? पक्का क्लियर है? देख लो क्या हुआ। कार्लिल को हुई इन्फ्लुएंजा नामक डिजीज, इन्फ्लुएंजा नामक एक डिजीज हुई। तुमको सिर्फ डिजीज से लेन देना, इन्फ्लुएंजा से कोई लेना देना नहीं। डिजीज हुई ना, कंज्यूम भी किया, डिजीज भी हुई। तो कार्लिल ने केस फाइल किया, मतलब क्लेम किया। पहले तो कंपनी को कॉल किया और उस पर क्लेम डाला कि बोले देखो, मैंने तुम्हारा स्मोक बॉल कंज्यूम किया, तो तुम्हारे ऑफर के मुताबिक अगर मुझे डिजीज होती है, जो कि हुई, तो मुझे मेरे पैसे पूरे वापस मिलने चाहिए, प्लस रिवॉर्ड भी वापस मिलना चाहिए। कंपनी ने इस क्लेम को सीधा डिनाई किया, बोले कोई क्लेम नहीं बनता तुम्हारा। क्या बोला कंपनी ने? कोई क्लेम नहीं बनता। तो कार्लिल ने क्या रास्ता अपनाया? कोर्ट का रास्ता अपनाया। कंपनी भी कोर्ट में आई। कंपनी ने कोर्ट में भी यही कहा, बोले आपका कोई क्लेम नहीं बनता। लेकिन कोर्ट के जज ने ये बोला कि बोले ठीक है, क्लेम नहीं बनता, आप ऐसा कह रहे हैं, मतलब कंपनी से बोले कि भाई क्लेम नहीं बनता, बोले ऐसा आपका कहना है। बोले क्लेम क्यों नहीं बनता, इसका रीजन तो दो। तो कंपनी ने वजह दी कि कार्लिल हमारी कोई ऑफर ही थी ही नहीं, हमने कार्लिल को कभी ऑफर किया ही नहीं था। तो बोले कार्लिल ने कभी हमारा ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया। बोले तो कार्लिल और हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, और बोले जब अग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो फिर किस बात का क्लेम? ऐसा कंपनी ने कंटेंशन दिया। बात समझ आई? फिर से कंपनी ने क्या क्या बोला? कंपनी ने बोला कि भाई कार्लिल कोई हमारी ऑफर ही नहीं है। बोले तो बोले ऑफर कभी गया ही नहीं, तो कार्लिल कभी एक्सेप्टेंस कर ही नहीं सकती। एक्सेप्टेंस नहीं होगा ऑफर का तो अग्रीमेंट नहीं होगा, और जब अग्रीमेंट नहीं होगा तो इस स्कीम के लिए, मतलब इस रिवॉर्ड के लिए और पैसे रिफंड के लिए कार्लिल को नहीं मिल सकते, कार्लिल क्लेम नहीं कर सकती। ऐसा कंपनी ने कोर्ट में अपने तरफ से बता दिया। अब तुम बोलो सही हुआ या गलत हुआ? और अगर सही हुआ है तो रीजंस, और गलत हुआ है तो रीजंस। सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। कार्लिल को मिलना चाहिए, तेरा ऐसा बोलना है, कार्लिल को पैसे भी मिलने चाहिए और रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। रीजन? तो दो रूल्स लगाए तूने। पहली चीज कि सर ये ऑफर जो है वो एक जनरल ऑफर है सर, और दूसरा रूल लगाया इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जनरल ऑफर क्यों बोला? इट्स ओपन फॉर ऑल, क्योंकि सर आपने कहीं पर भी कोई नाम यूज नहीं किया, और ये ऑफर एक नॉर्मल ऑफर जैसा था, जैसे पॉन्ड्स कंपनी वगैरह दूसरी कंपनीज भी एडवर्टीजमेंट करती, वैसे ही कुछ एक ऑफर था। तो कार्लिल ने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे दिया? व्हाट वाज द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस? एग्जैक्टली, कार्लिल ने मार्केट से इसको बाय किया, दैट वाज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। समझा? तो तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? और
मतलब जो स्मोक बॉल्स परचेस करने का अमाउंट था वो प्लस रिवॉर्ड पे होना चाहिए टू कार्लिल। लगा सकते, उसको साइड में रखते, अपने को अभी फ्रॉड का केस नहीं करना है। अभी अपन ने केस फाइल किया, अब इस केस को अगर कोर्ट ने चलाया तो उसको बोलते केस विल बी मेंटेनेबल। क्या बोलते, मतलब ये केस को कोर्ट में चलाया जा सकता है, प्लस कार्लिल ये केस जीतेंगी एज पर दीज रूल्स। ये दोनों रूल्स अप्लाई करके कार्लिल ये केस जीत जाएंगी और कार्लिल को मिलना चाहिए पैसे वापस प्लस रिवॉर्ड। समझ में आया? पक्का? बोल। ऑफर वैलिड नहीं है, रीजन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफर वैलिड है वो। ऑफर वैलिड है, हेल्थ इंजुरियस है ऐसा बोलना है तेरा, तो पैकेट पे लिखा हुआ है कि वो हेल्थ इंजुरियस है। क्यों नहीं अलाउ करेंगी? गवर्नमेंट सिगरेट्स अलाउ करती, अल्कोहल अलाउ करती, बारूद भी तो अलाउ करती। ड्रग्स पे रेस्ट्रिक्शन है, मेरे को बता स्मोकिंग पे कहाँ रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, कहाँ है रेस्ट्रिक्शन, बताना। स्मोकिंग पे बताना, सिगरेट्स पे कहाँ रेस्ट्रिक्शन है? कहाँ है? वो प्राइवेट है कि भाई जैसे मैंने इस क्लासरूम में लगा दिया नो स्मोकिंग, तो ऑब्वियसली वो प्राइवेटली लगा सकता मैं। लेकिन अगर कोई बाहर जाकर पर्सनली में अगर सिगरेट पीता है, पर्सनली में बोले तो जिससे किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो सिगरेट पीना अलाउड है, उसके लिए उसको जेल नहीं डाल सकते तुम। तो वो भी तो इंजूरियस टू हेल्थ है। और सिगरेट कंपनी सबसे बड़ी इंडियन टोबैको कंपनी है, आईटीसी चल रही ना आज भी, उसका मेन बिजनेस वही है, टोबैको, च्यूइंग ऑफ टोबैको। जो तंबाकू आता है उसके ऊपर पैकेट पर ही लिखा होता है क्या, इंजूरियस टू हेल्थ, इससे कैंसर होता है, कर्क रोग लिखा होता है। इसका मतलब बैन हो गया क्या? वो चल तो रहा ना। अल्कोहल उस पर भी लिखा हुआ था इंजूरियस टू हेल्थ, तो भी कंज्यूमेबल है, करते लोग कंज्यूम, बिक रहा, ओपनली बिक रहा मार्केट में। सो ये ऑफर वैलिड नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। समझा? ये एक पॉइंट हो गया। और कुछ तुमको लगता है? बोलो, और कुछ तुमको लगता क्या? गुजरात में नहीं है, बाकी पूरे इंडिया में है। दिल्ली में तो सुपर मार्केट्स है अल्कोहल के, सुपर मार्केट्स बोला मैंने, मतलब तुम बाकायदा वहां जाकर ऐसे शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, तो वो जाने दो, वो पॉइंट ही नहीं है, ये पॉइंट आता ही नहीं यहाँ पर, पहली चीज। और कुछ? तो तुम सहमत हो विधि के आंसर से? पक्का? बस बुक में भी वही लिखा हुआ है जो अपन ने अभी तक पढ़ा। एग्जाम्पल समझा? एग्जाम्पल नहीं है, ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी रेफरेंस के लिए यूज की जाती। अब रेफरेंस तुमको समझता क्या? जैसे मान लो घड़ी भर के लिए कि मैंने अंश को कुछ बोला, भाई अंश तूने गलती की, ये तेरे ऊपर पनिशमेंट। सेम गलती सार्थक ने की, समझा क्या? सेम गलती सार्थक ने की, लेकिन सार्थक को मैंने अलग टाइप की पनिशमेंट दिया, तो सार्थक क्या बोलेगा? सर, अंश ने सेम टू सेम गलती की, आइडेंटिकल, और उसको सजा कम हुई, तो मेरे से कौन सा नया प्यार आपने जताया? तो मुझे भी सेम गलती तो सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये रहता रेफरेंस। मतलब केस स्टडीज जो पहले, जैसे ये केस स्टडी फेमस केस स्टडीज है, एआईआर केस स्टडीज बोलते हैं इनको, ऑल इंडिया रैंक में भी आती है, प्लस ये केस स्टडी एक्चुअली यूके लॉ की है, तो वहाँ से भी ये एआईआर केस स्टडीज रहती, मतलब उधर के लॉज के हिसाब से वो उधर मतलब रैंक्ड केस स्टडीज है, फेमस केस स्टडीज है बोल लो। तो ये फेमस केस स्टडीज यूज की जाती फॉर रेफरेंस, रेफरेंस इन अदर केस। ये समझा? जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद में अगर मैटर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बोले तो जो उस केस में हुआ था सेम टू सेम मैटर फिर से हो रहा है, तो कोर्ट ज़्यादा टाइम पास नहीं करती, कोर्ट बोलती सारे फैक्ट्स
पुराने एक केस स्टडी से मिलते हैं, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से मिलते हैं, तो बोले उसके तहत जो डिसीजन दिया था गया था वही डिसीजन इस केस में भी लागू किया जाए, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस। बोले सर हमको क्या काम है, हम जब एग्जाम लिखते हैं तो एग्जाम में अपन डायरेक्टली कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का रेफरेंस डालेंगे कि भाई ये केस स्टडी हुई थी, तो इन रेफरेंस टू दिस केस स्टडी द प्रोविजंस अप्लाइड वर that the offer can be a general offer and the acceptance only can be given by the person to whom the offer is made. ये सॉरी ये वाला रूल नहीं, acceptance may be expressed or implied, ये वाला रूल, ये दो रूल्स आप वहाँ पर बताओगे, एग्जाम में लिखोगे और बस हेंस प्रूव्ड, आपने केस स्टडी को प्रूव कर दिया कि कार्लिल के फेवर में ही केस का डिसीजन लगना चाहिए। सो जैसे कार्लिल के फेवर में लगा था बोले, वैसे ही हमारे केस में उस XYZ पर्सन का भी फेवर में लगना, इस रेफरेंस को यूज करते हैं। ये हो गया एक चीज। अब आज और एक चीज जो जनरल है, ये तो तुम्हारे बुक का ही है केस स्टडी जो मैं तुमको अभी बताया, ये तुम्हारा पहला केस स्टडी है जनरल। देखो लॉ पढ़ते वक्त बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी है, मतलब जब मैं भी कुछ बताऊं तो उसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकलेंगी। स्पेसिफिकली जब लॉ किसी केस स्टडी पर अप्लाई होता तो इस केस स्टडी पर भी बहुत सारे लॉज अप्लाई हो सकते हैं, अलग अलग एक्ट्स अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन आपको केस स्टडी को पहले करना पड़ेगा रेफरेंस, फिर चेक करने के बाद इसकी सीवियरिटी देखी जाएंगी। सीवियरिटी के तहत देखा जाएगा कि इसको किस एक्ट के तहत देखा जाएगा, भाई कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के तहत देखा जाएगा या फिर कोई और चैप्टर के तहत देखा जाएगा या फिर कोई और लॉ के तहत देखा जाएगा, वो तय करेंगी कोर्ट। तो केस स्टडी आने के बाद में दिमाग बहुत ज्यादा चलता, सर ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है, वैसे भी तो पॉसिबिलिटी है, बट केस स्टडीज कैन नॉट बी सॉल्व्ड ऑन दिस बेसिस बिकॉज देन पॉसिबिलिटीज तो स्काई इज द लिमिट, बहुत सारी निकलती, फिर तो हम जो सोचें वो निकलता उसमें। तो केस स्टडी ऐसे सॉल्व नहीं होती। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिसाइड अ स्कोप, एक दायरा डिसाइड करना होता है। दायरा क्या होता है, जितना आपके पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उतना ही उस केस का स्कोप है, जितना आपके क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी केस स्टडी आपके क्वेश्चन में दी होंगी बस उतना ही उसका स्कोप है। आप XYZ नहीं सोच सकते। अभी जैसे एग्जाम्पल में मैंने जो भी बताया था, विधि का जो आंसर था वो एकदम स्पेसिफिकली उसके दायरे में था, लेकिन तनय ने जो सोचा वो कहा था, आउट ऑफ द स्कोप था। क्यों ऐसा बोला मैंने? अब तनय की बात पूरे तरीके से गलत तो है नहीं, क्योंकि सर लॉजिकल है, इंजूरियस चीज है, ऐसे कैसे ऑफर में आ चुका है, मगर ये नहीं देखना होता है आपको तब, क्योंकि अगर ये इलीगल होता तो केस स्टडी में लिखा होता कि ये चीज बेचना इलीगल है, लेकिन क्या लिखा हुआ था ऐसा केस स्टडी में? नहीं। स्मोक बॉल बेचना इलीगल है ऐसा कहीं पर भी मैंने केस स्टडी पढ़ाते वक्त यूज किया नहीं? यूज किया ना मैंने, लेकिन जितने फैक्ट्स बताए बस उन फैक्ट्स के अनुसार आपको केस स्टडी प्रूव करनी होती है। तो ये दिमाग में फिट कर लो कि मैं जानता हूँ ये पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, कोई भी केस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा, लेकिन आपको अपने दिमाग को रेस्ट्रिक्ट करके सिर्फ जो आपके सामने क्वेश्चन है उस पर लाना पड़ेगा, तो ही वो केस आप प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे विद प्रॉपर सेक्शंस एंड प्रोविजंस। समझा? वरना सॉल्व नहीं होंगी। पॉइंट समझा? पक्का? तो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट, उसका एक स्कोप होता है, एक दायरा होता है, उस दायरे में रहकर ही आपको एक केस स्टडी सॉल्व करनी है। ठीक है? पक्का? प्रॉब्लम? केस स्टडी फिर से पढ़ाऊं? ये समझ गई? तो केस स्टडी का नाम बताएंगे? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। तो कार्लिल कौन थी? एक लेडी थी, स्मोक बॉल कंपनी बना रही थी। कंपनी ने स्कीम में क्या ऑफर किया कि जो भी ये स्मोक बॉल कंज्यूम करेगा, अगर उस इंसान को कोई डिसीज हुई तो डिसीज का
करेक्ट, सारे पैसे वापस प्लस कंपनी देंगी उनको रिवॉर्ड, करेक्ट। तो कार्लिल ने डायरेक्ट कंपनी से खरीदा था क्या? नहीं, कार्लिल ने लोकल किसी शॉप से जाकर लेकिन उसी कंपनी का स्मोक बॉल खरीदा। जैसे ही कार्लिल ने यह स्मोक बॉल खरीदा, इट वाज एन implied acceptance to the general offer made by the company। समझा? It was a implied acceptance to the general offer made by the company। तो contention मतलब जो बातें कंपनी ने बोली वो सही है या फिर जो बातें कार्लिल ने कही है वो सही है। तो the contention of Carlyle is valid, not the contention of company। समझा क्या? How? तो as per the rules of offer and as per certain rules of acceptance। समझ गया? पक्का? प्रॉब्लम कोई? देख लो, बोलो। तो कंज्यूमर केस होगा, ये कंज्यूमर केस में चला जाएगा। क्यों नहीं फंसेंगे? कंज्यूमर केस में कंपनी के नाम पर केस होगा, इवन शॉपकीपर के नाम पर भी होगा, दोनों के नाम पर जाएगा। ये कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के तहत नहीं आएगा। कुछ और कोई क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, एक फ्रेश हेडिंग डालो फिर। यहाँ पर एक्सेप्टेंस के रूल्स खत्म हो गए, फ्रेश हेडिंग, 7 ही रूल्स है। एक बार चेक कर लो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। दूसरे नंबर पे एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तीसरे नंबर पे एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। वेरी गुड। उसके बाद में एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम। ये रीजनेबल टाइम पे कल डिस्कशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड और फाइनली mere silence does not amount to, मेरी चुप्पी मेरी हाँ। बोले सर आप बार बार क्यों बता रहे हैं? तो ये इसके लिए है कि ये पॉइंट फिर से एक और यूनिट में आपको पढ़ना है। ये दोबारा आएगा mere silence वाला, तो ये दोबारा आएगा तो हमको वहाँ दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आएगा। इसके लिए अपने को याद रखना है कि mere silence does not amount to acceptance। ये क्लियर हो गए? सारे क्लियर हो गए? ऑफर के रूल्स क्लियर है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता? और अग्रीमेंट प्लस डैश इज इक्वल टू, मैंने बोला ही नहीं इज इक्वल टू के आगे कुछ। सो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू सेक्शन 2E प्लस एनफोर्समेंट इज इक्वल टू सेक्शन 2H। याद रहेगा? तो एक नया सेक्शन लिखो फिर, सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यहीं से चालू करना है। एक्सेप्टेंस के रूल खत्म हो गए, वहाँ पर उसको क्लोज कर दो। फ्रेश हेडिंग से लिखो सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा लिखना, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। अब इसमें से अंडरलाइन करो सेक्शन 10 को और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। Section 10 of essential elements of a valid contract, underline section 10 and valid contract। Done? पक्का? पहले सारे सुन लो, सारे। कुल मिलाकर मैं जो पढ़ाता हूँ वो 8 है। इन 8 को तुम्हारे चैप्टर में ब्रेक करके 10 किया हुआ है। पढ़ उतने ही रहे, पढ़ उतने ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये 8 को तोड़ के उन्होंने 10 कर दिया, बस इतना ही फर्क है। तो तुम जब भी मॉड्यूल रेफर करोगे लॉ का, तब तुमको 10 नजर आएंगे, और अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें तुमको 8 नजर आएंगे, मगर ये 8 से ही 10 बने हैं, ये याद रखना। तो अपन कुछ कम नहीं पढ़ रहे, ना ही कुछ ज्यादा। पहला तो ये 8 क्या है पहले सुन लो। सिर्फ प्रॉपर ऑफर,
प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसर्न, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज में तीन चीजें आती, 18 प्लस, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो आपने एसपी में भी एक बार पढ़ा है, ठीक है। तो क्या क्या हो गए, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसर्न, कॉम्पिटेंट पार्टीज। उसके बाद में आता अग्रीमेंट्स नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। अग्रीमेंट्स वॉइड या इलीगल डिक्लेयर नहीं होने चाहिए, तो अग्रीमेंट्स नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। परफॉर्मेंस ऑफ सॉरी consensus ad idem, that is same thing should be understood in the same sense, same thing in the same sense। इसको क्या बोलते हैं, certainty of meaning, certainty of meaning। उसके बाद में possibility of performance of an agreement, possibility of performance of an agreement, and finally necessary legal formalities। समझा क्या? समझा तो कुछ नहीं, लेकिन ये सारे याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। जैसे सर इस सेक्शन का मतलब क्या है, इस सेक्शन का मतलब ये है सेक्शन 10 का कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली सॉरी एक अग्रीमेंट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे, जब वो सेक्शन 10 के एलिमेंट्स को फुलफिल करेगा। सर सारे के सारे, हाँ। अगर एक भी एलिमेंट गायब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स है 8, समझा? कितने हैं टोटल? 8। 8 में से अगर एक भी गायब हुआ तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। सर एक भी, हाँ एक भी। सर 7 है अपने पास एसेंशियल फुलफिल किए हुए, तो भी नहीं, तो भी नहीं। सिंगल भी गायब किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? पक्का? कंफर्म्ड? बढ़ो आगे। अभी सबसे पहली चीज कि ये अग्रीमेंट कितने लोगों के बीच होता है, कौन कौन? ऑफरर और ऑफरर क्या करता? ऑफर करता। और ऑफर ही क्या कर सकता? एक्सेप्ट कर सकता। बराबर है। तो बस क्या लगाना है, प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर सवाल। क्या होता है ये प्रॉपर ऑफर और क्या होता है ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस? हाथ ऊपर। नहीं, बोल। हाँ, बस जो ऑफर के सारे रूल्स फॉलो करके आए वो क्या है, प्रॉपर ऑफर है। समझा? वेरी इजी। तो फिर क्या है प्रॉपर एक्सेप्टेंस? जो एक्सेप्टेंस के सारे रूल्स को फुलफिल करे वो हो गया प्रॉपर। समझा क्या? देखो टर्म कितना सा है, प्रॉपर ऑफर। रूल कितने हैं? 10 की 10 याद रखने पड़ते हैं। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, एंड ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वे। ऑफर मस्ट बी प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। Offer must be made with an intention to obtain the assent of the other party. Offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Offer may be expressed or implied. Offer may be general or specific. Offer may be conditional. Offer is different from an invitation to offer. Mere price statement is not an. ये सारे रूल्स आ जाते जैसे आप बोलोगे प्रॉपर ऑफर। टर्म बड़ा इजी है सर, प्रॉपर ऑफर। बड़ा मजा आया, लेकिन सर जब डिटेल में गए तो नहीं आया मजा। बिल्कुल नहीं आया। ऐसे ही एक्सेप्टेंस के लिए भी सर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस के सारे रूल्स कंप्लाई होने चाहिए। सो देन इट विल बी सेड टू बी अ प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। लिख लो पहला रूल, बिल्कुल पहला एसेंशियल लिख के रखो, प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस। फर्स्ट, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। भागेश
वैभव आया क्या? डन। सेकंड लिखो, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लिखा? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लिखा? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। अब इधर ध्यान दो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब द पर्पस। क्या है वो पर्पस? पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिटवीन टू पार्टीज। ये समझा क्या? तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस कैसा होना चाहिए? वैलिड, वॉइड या फिर इनवैलिड? कैसा होना चाहिए? पक्का? क्यों वॉइड क्यों नहीं चलेगा? लॉ कुछ बोल ही नहीं रहा सर, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं सकते क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है। सर तीसरी चीज, इनवैलिड क्यों नहीं चलेगा? इलीगल है। तो दिस इज डायरेक्टली अनएनफोर्सेबल बाय लॉ, सेड बाय लॉ कि भाई ये मत करो, इसके लिए पनिशेबल है ना, ये पनिशेबल चीज है, पनिशमेंट मिलेगा इसके लिए। तो ये दोनों चीजें कट गई। कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। इसके लिए लिखते हैं लॉफुल। समझ आया? एकदम क्लियर। अब बचता सर ये क्या चीज है, तो याद करो वो दिन समथिंग इन रिटर्न। अब कनेक्शन ध्यान से सुनना, मजेदार कनेक्शन है इसके। समथिंग इन, हाँ, इसको अपन ने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, बरोबर है? और एक चीज पढ़ा था, रेसिप्रोकल। अरेंज मैरिज कैसी होती पता है? कैसी होती है? प्रोसीजर बताओ। अरेंज मैरिज का प्रोसीजर बताओ। सर ये क्या सवाल है? बताओ तो सही, मैं बताता ना, ये पॉइंट उधर ही आता। बोल। अफर्मेशन फ्रॉम बोथ द साइड, ये तो एक्सेप्टेंस जैसा हो गया, आसेंट जैसा हो गया। हाँ देखने आते ना पहले। हाँ ये एकदम सही बोल रहा हो। पहले क्या होता? देखने आते, बरोबर है? देखने आते, उसके बाद में क्या होता? पसंद आया तो हाँ बोलते, नहीं पसंद आया तो कुछ भी नहीं बोलते। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो कुछ नहीं बोलते, तो आप कुछ समझ भी नहीं सकते। नो रिप्लाई मीन्स नो रिप्लाई, इट डजेंट मीन एनीथिंग एल्स। ठीक है? हाँ, तो ये सब समझ में आ गया। अब मान लेते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट कि भाई पसंद आ गया। पसंद आने के बाद में हिसाब तय होता, भाई मेरा बेटा कितने में, मेरी बेटी कितने में। पॉइंट समझा? मेरा बेटा कितने में, मेरे बेटे कितने में। समझ आया क्या कुछ? है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन अपन वो वाली चीज नहीं घुसेड़ते इसमें, थोड़ा खराब लगता। तो भाई शादी से पहले होते उसके फेरे, और फेरे में होते 7 कस्में, ये दोनों खाते, बराबर है ना? देखो अभी इनको शादी निभाना अगले दिन से, पॉइंट, एग्जीक्यूशन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, बट प्रोमिसेस टुडे। समझा क्या? प्रोमिसेस टुडे, एग्जीक्यूशन नेक्स्ट डे से। अब नेक्स्ट डे से जितने भी घंटे चलेगा, नहीं तो फिर डिवोर्स सेम डे। सिंपल। पॉइंट समझ आया क्या? कि नेक्स्ट डे भाई जैसे ही भाई 2-4 घंटे हो गए और झगड़ा चालू, बोले नहीं रहना तेरे साथ, तो वहीं डिवोर्स केस फाइल, मतलब दूसरे तीसरे ही दिन खत्म, किस्सा खत्म एकदम। अब पॉइंट, पॉइंट की बात कि पहले किया तुमने प्रॉमिस, तो दोनों पार्टीज
देखो, either of the parties, whether the male, whether the female, they dependent on what? They are dependent on what? The promises made. जो भी बातचीत हुई थी बिफोर मैरिज, जो भी उनके फैमिलीज में बातचीत हुई थी वो, और साथ ही साथ जो भी उन्होंने फेरे लेते वक्त कस्में खाई वो सारी। तो दीज आर ऑल द सेट ऑफ प्रोमिसेस, बराबर है ना, बहुत सारी कस्में हैं। तो सारा दोनों पार्टीज ने डिपेंड काहे पर किया? एक दूसरे पर, कस्मों पर डिपेंड किया। मतलब उनका भरोसा क्या है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, बस यही चल रहा था तब। तो दे आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, विच आर द फर्स्ट कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसेस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती, काय पे? प्रॉमिस पे। पॉइंट नंबर 2, कि ये प्रोमिसेस बाद में जाकर होती एग्जीक्यूट, बराबर है। अब ये एग्जाम्पल को साइड में रख दो, एग्जाम्पल अपना खत्म हो गया, तुम्हारे को पॉइंट सिर्फ इतना समझाना था कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहाँ से होती? प्रोमिसेस से। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, मतलब प्रॉमिस करते हम सिर्फ, परफॉर्मेंसेस सारे, एग्जीक्यूशन सारे, और परफॉर्मेंसेस का फुलफिलमेंट बोल लो या प्रोमिसेस का फुलफिलमेंट बोल लो, ये सारा बाद में होता है, ऑन सम अदर डेट, बराबर है। तो देयर इज अ डिफरेंस कि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स क्या था? प्रॉमिस। द ट्रस्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिस, क्लियर। एंड दिस प्रोमिसेस माइट एग्जीक्यूट, माइट नॉट एग्जीक्यूट। होगा प्रॉमिस एग्जीक्यूट या नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो किया ना। तो बस इसी पॉइंट की वजह से कि प्रॉमिस इज समथिंग दैट इज ट्रस्ट, और अगर किसी का ट्रस्ट तोड़ा तो इसके लिए उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने किसी को कसम दी थी और आपने वो कसम तोड़ दी। इसको अपने एग्जाम्पल को अब साइड में रख दो, अपने को एग्जाम्पल से कोई लेन देन नहीं है, प्योरली अपन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर की थ्योरी पे है, ठीक है। सो पहली चीज, तो पहले तो आपने दिया प्रॉमिस, तो प्रॉमिस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। कैसा होना चाहिए? आप कोई भी इलीगल चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकते, बिकॉज वो एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता। मतलब कोर्ट उस इलीगल चीज को एनफोर्स नहीं करवा सकती। जैसे क्या, किसी ने आपको कोई चीज दी है जो कि लीगल है, मगर बदले में आप उसको ड्रग्स दे रहे हो, तो ये इलीगल है। तो एक कंसिडरेशन, मतलब जो आ रहा हमको वो वैलिड है, मगर जो हम दे रहे हैं उसको वो इनवैलिड है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। रीजन, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ से गिव और टेक होता है, दैट इज कंसिडरेशन दोनों साइड से होते हैं। समझा क्या? इफ आई एम प्रॉमिसिंग टू टीच यू एंड यू आर समवेयर प्रॉमिसिंग टू पे मी, राइट? तो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या है? आपका पढ़ाना, मतलब मेरे लेक्चर्स तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? द फीस। पॉइंट क्लियर है? तो जो क्विड प्रो को लिखा अपन ने, दैट इज समथिंग इन इज नथिंग बट कंसिडरेशन। समझा क्या? कंसिडरेशन, क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। तो अगर मेरे पर्सपेक्टिव से सोचूं मैं, तो व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न इज फीस, एंड व्हाट यू ऑल आर गेटिंग इन रिटर्न इज लेक्चर्स, नॉलेज, एजुकेशन। ये समझा क्या? तो मुझे कुछ बदले में मिलना चाहिए, तो जो बदले में मिले वो क्या है? मेरे लिए कंसिडरेशन। लेकिन सर देखो, आपने एक ही पर्सपेक्टिव क्लियर किया कि ये आपके लिए कंसिडरेशन है, हमारे लिए क्या है? मतलब जो फीस हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए कंसिडरेशन है, लेकिन वो चीज हमारे लिए क्या है? ऑब्लिगेशन। क्या है? जो आपको फुलफिल करना ही, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था। अभी समझा क्या? एक प्रॉमिस मैंने किया, काय का? पढ़ाने का। एक प्रॉमिस स्टूडेंट्स ने किया, काय का? फीस देने का। ये समझा क्या? मैंने मेरा प्रॉमिस फुलफिल किया, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा और पढ़ाई के पोर्शन भी खत्म करूंगा। तो तुम्हारा क्या काम है? एग्जैक्टली फीस टाइम पर पे करना। क्लियर है ये पॉइंट?
So when you will be paying the fees, I am getting something in return. When I am teaching you, you all are getting something in return. बराबर है? हो गया ना? इसको बोलते हैं कंसिडरेशन. तो बोले सर जब आपको पैसे मिलेंगे और हमको नॉलेज मिलेगा, मतलब आप लेक्चर्स लेंगे, तो ये कहलाएगा एक्चुअल कंसिडरेशन. क्या कहलाएगा? तो फिर सर दुनिया में कुछ नॉट एक्चुअल भी है? हाँ है. हमने पहले सिर्फ क्या किया था? प्रॉमिस. बराबर है? तुमने हमारे प्रॉमिस पे डिपेंड किया और हमने तुम्हारे प्रॉमिस पे डिपेंड किया. तो हमारे बीच जो अग्रीमेंट पहले हुआ था वो प्योरली आउटकम का था, प्रॉमिसेस का आउटकम था. मतलब कसमें खाई थी, दैट्स इट. समझा? तो दैट वाज प्योरली द आउटकम ऑफ प्रॉमिस. सर आपने कसम खाई इसलिए हमने कसम खाई. मैं बोलूंगा तुमने कसम खाई इसलिए मैंने कसम खाई. तो आई एम गेटिंग योर प्रॉमिस, यू आर गेटिंग माई प्रॉमिस. हो गया ना कंसिडरेशन? हाँ है. बस सर फर्क इतना है कि ये एक्चुअल नहीं है. क्या है? बात समझी? सो एवरी परफॉर्मेंस इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रीवियसली अ प्रॉमिस. एवरी परफॉर्मेंस इज प्रीवियसली अ, समझा अभी? पक्का? तो आज के बाद अगर तुमको कोई पूछे क्या प्रॉमिस कंसिडरेशन है, तो तुम बोलेंगे यस इट इज अ कंसिडरेशन. अगर कोई तुमको पूछे क्या प्रॉमिस एक एक्चुअल कंसिडरेशन है, तो तुम क्या बोलेंगे? नो सर इट इज नॉट एन एक्चुअल कंसिडरेशन. समझ आया? पहला सवाल क्या है? क्या प्रॉमिस कंसिडरेशन है? यस, डेफिनेटली यस. क्योंकि सर आपने कसम खाई इसलिए हमने आपको एक और कसम दी है. समझा? दैट इज नथिंग बट कंसिडरेशन. फिर मैंने पूछा प्रॉमिस एक एक्चुअल कंसिडरेशन है, तो बोलेंगे नो. क्लियर? पक्का? तो आज के दो ये एसेंशियल्स हुए. पहला हुआ प्रॉपर ऑफर एंड दूसरा हुआ प्रॉपर एक्सेप्टेंस. दूसरा नहीं, सॉरी, प्रॉपर ऑफर प्रॉपर एक्सेप्टेंस, ये पहला हुआ. दूसरा अपन ने लिखा लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन. ये क्लियर हुआ क्या? अब पॉइंट पूरा सुन लो. सेकंड वाला क्या था? मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ाना. तुम्हारा कंसिडरेशन क्या है? तुम्हारा कंसिडरेशन क्या है? हाँ, मतलब इन शॉर्ट टू गेन नॉलेज इज योर कंसिडरेशन. बरोबर? पक्का? अब दूसरा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा कंसिडरेशन क्या है? फीस रिसीव करना. समझ आया? अब पॉइंट क्लियर है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट मेरा कंसिडरेशन, मेरा ऑब्जेक्ट तुम्हारा कंसिडरेशन है. क्लियर है? दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. क्लियर है? पक्का? अब दुनिया के सारे अग्रीमेंट सोचो तो ऐसे ही है क्या? सोचो दुनिया के जितने अग्रीमेंट्स हैं, सोशल, ग्रेशियस, नॉन ग्रेशियस, व्हाटएवर, सारे ही अग्रीमेंट्स ऐसे ही है. सब में सबसे पहले प्रॉमिस ही होता है. समझा? सबसे पहले क्या होता? प्रॉमिस. डन? पक्का? तो प्रॉमिसर का ऑब्जेक्ट, किसका? प्रॉमिसर का ऑब्जेक्ट प्रॉमिसी का कंसिडरेशन होता है, और प्रॉमिसी का ऑब्जेक्ट प्रॉमिसर का कंसिडरेशन है. सर प्रॉमिसर कौन रहता? ऑफरर. आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिसर. सर प्रॉमिसी कौन रहता? ऑफरी. आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिसी. डन. थैंक यू. हैं